आपको बैंक किस किस तरह का लोन देता है, तो इसमें सबसे पहला जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं टर्म लोन। इजी वे में टर्म लोन का मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है लोन पेबल आफ्टर अ पीरियड, जो एक टाइम पीरियड के बाद पे होता है उसको टर्म लोन बोलते हैं। नॉर्मली मैं अगर बैंक में जाऊं और बैंक को बोलूं मुझे टर्म लोन चाहिए, तो बैंक मुझे 3 टर्म पे लोन दे सकता है। या तो बैंक मुझे दे सकता है शॉर्ट टर्म पे, या तो बैंक मुझे दे सकता है मीडियम टर्म पे, या तो बैंक मुझे दे सकता है लॉन्ग टर्म पे। 3 टर्म पे मुझे बैंक लोन दे सकता है। देखो मैं पढ़ा क्या रहा हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बैंक के मेन या प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो मैंने कल की क्लास में आपको क्या किया था, पहला फंक्शन बताया था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। आज मैं आपको दूसरा फंक्शन बता रहा हूं बैंक का जो है वो है प्रोवाइडिंग लोन। लोन देने का काम करता है बैंक, तो अलग अलग तरह के लोन देता है। अगर टाइम के बेसिस पर देगा तो उसको टर्म लोन बोलेंगे, जो हमें एक टाइम के बाद पे करना ही होगा। तो या तो ये शॉर्ट टर्म होता है, या मीडियम टर्म होता है, या तो लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म लोन वो होते हैं जो 2 साल के पीरियड तक के लिए होते हैं, हमेशा याद रखना। जो 2 साल के पीरियड तक के लिए होते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म बोला जाता है। जो 2 साल के ऊपर के होते हैं, ठीक है, और अप टू मैं बोलता हूं 5 इयर्स होते हैं, उन्हें आप मीडियम टर्म कहते हैं। और जो लोन अबव 5 इयर्स होते हैं, 5 साल के आगे के पीरियड के लिए होते हैं, और ये अप टू 30 इयर्स तक हो सकते हैं, इसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो अगर आज मैं एक बैंक जा रहा हूं और बैंक से मैंने लोन लिया, और मैंने ये लोन लिया है 4 साल के लिए, तो इसमें क्या होगा, 4 इयर्स तक मुझे ईएमआई का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। 4 साल खत्म होने पर मेरा लोन भी खत्म हो चुका होगा। तो ये जो 4 साल का मैंने लोन लिया है वो किस स्लैब में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये आ रहा है मीडियम टर्म। ठीक है, सपोज करो अगर मैं लोन बैंक से ले रहा हूं, और ये लोन जो है मैं अगर 27 इयर्स के पीरियड के लिए ले रहा हूं, तो आप बताओ ये लॉन्ग है, मीडियम है कि शॉर्ट है, किस तरह का लोन है। अगर मैं 25 साल के पीरियड के लिए ले रहा हूं तो लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, शॉर्ट टर्म है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है, बैंक ना आपको एक अमाउंट बता देता है कि जितने भी साल के लिए आप ले रहे हो, आपको हर महीने उतना पैसा देते रहना है। जब टाइम खत्म होगा तो आपका लोन खत्म हो जाएगा। तो जो हम पैसा हर महीने इस पे करते हैं इसको ईएमआई बोलते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो हमारे बैंक का जो दूसरा काम है लोन देने का है, तो सबसे पहले या तो वो देता है टर्म लोन, दूसरा वो जो प्रोवाइड करता है वो है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब आप लोग जानते हो, फैसिलिटी अवेलेबल टू डैश अकाउंट होल्डर। आप बताओ कौन सा अकाउंट होल्डर को मिलती है ये, कौन सा अकाउंट होल्डर को मिलती है, फटाफट बताओ। वेयर पेमेंट कैन बी मेड ओवर एंड अबव बैंक बैलेंस। क्या बोला आपने, वेरी गुड। तो ये फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, जहां पर उनके बैंक में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा की भी पेमेंट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरा करंट अकाउंट है, ठीक है, अब मेरे बैंक में अवेलेबल बैलेंस है 10 लाख का, ये मेरा अवेलेबल बैलेंस है, तो नॉर्मली पेमेंट इतनी की होनी चाहिए, लेकिन अभी मेरे को एक पेमेंट इमरजेंसी में करानी है 15 लाख की। अब मेरे अकाउंट में 10 ही लाख है,
तो बैंक जो है मेरे लिए 5 लाख रुपए पे कर देगा, वो इसको बोलेगा ये आपको मैं ओवरड्राफ्ट दे रहा हूं और ये एक लोन है जो आपको बैंक को वापस करना होगा। ये फैसिलिटी सिर्फ उसी को मिलेगी जिसके पास करंट अकाउंट होगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपने एकदम सही बताया। तो आपको यही दो तरह के लोन से ध्यान रखने बेटा, एक टर्म लोन का फोकस करके ध्यान रखना और दूसरा आप क्या ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक? नंबर वन इज टर्म लोन विच आर ऑफ 3 टाइप्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एंड सेकंड बैंक गिव्स व्हाट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आप हैंड रेस करके बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया, कि मैं रिपीट करूं? आ गया, वेरी गुड। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया है तो। अनुष्का, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी एक बार ग्रुप में भेज दूंगा, डाउट हो तो उसमें बताना फिर मेरे को, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में। मैंने आपको क्या किया, बैंक के प्राइमरी फंक्शन बता दिए। पहला क्या बताया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बताया। ठीक है, कि पब्लिक से क्या करता है, बैंक पैसा जमा करवाता है। दूसरा क्या बताया, प्रोवाइडिंग लोन, बैंक लोन देने का काम करता है। ये मेन फंक्शन है। तो आपसे अगर पूछता है व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक, तो पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा प्रोवाइडिंग लोन। अब इसके बाद जो आते हैं बेटा, वो आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। बैंक आपके लिए और क्या क्या काम करता है? ठीक है, प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन थे, उसके अलावा आपके लिए बैंक और क्या काम करता है? तो आपके लिए ये कस्टोडियल का काम करता है, कस्टोडियन। दूसरा आपके लिए एजेंट का काम करता है। तीसरा आपके लिए ये एक्सचेंज का वर्क करता है। आपको मैं तीनों का मतलब बता दे रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। कस्टोडियन का मतलब बैंक स्टोर्स आवर वैल्यूएबल्स लाइक पेपर्स, ज्वेलरीज, एक्सेट्रा। बेटा बैंक कुछ अदर वर्क्स भी आपके लिए करता है, जैसे आपको लग रहा है घर में आपके जेवर सेफ नहीं है, या आपके प्रॉपर्टी के पेपर सेफ नहीं है, तो बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी देता है, जहां पर ले जाकर आप अपने पेपर और ज्वेलरी रख सकते हैं। आपको आपकी की दे दी जाएगी, चाबी दे दी जाएगी, बैंक उसकी आपसे थोड़ी सी फीस लेगा। और बैंक की इस एक्टिविटी को कस्टोडियन बोला जाता है। बैंक की कस्टडी में, कस्टडी का मतलब होता है स्टोरेज में आपके पेपर्स या ज्वेलरी सेफ रहेंगे और चोरी होने का बिल्कुल खतरा नहीं रहेगा। आप बताओ ये वाला फंक्शन समझ आया कि नहीं आया? ये सब अदर फंक्शन है बैंक के, बैंक ये भी करता है। आप बताओ ये फंक्शन समझ आया कि नहीं? फटाफट हैंड रेस करो, कि मैं रिपीट करूं ये भी बता दो। आ गया? तो ये बेटा हमारा पहला सेकेंडरी फंक्शन है। दूसरा, बैंक एक्ट एज एजेंट एंड पेज आवर इंश्योरेंस प्रीमियम। आपको इंश्योरेंस की अगर फीस पे करनी है, बैंक के थ्रू कर सकते हो। बिल्स, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कुछ भी है, ठीक है, मेक्स पेमेंट, आपके भी आपने सारी पेमेंट जो है कौन करता है, बैंक करके देता है। तो बैंक का सेकेंडरी फंक्शन ये भी है कि आपके एजेंट के रूप में काम करता है। आपको कोई भी पेमेंट करानी है, आपको मूवी भी टिकट भी बुक करानी है, आप बैंक के थ्रू करवा सकते हो। तीसरा एक्सचेंज फंक्शन है बैंक का, बैंक एक्सचेंजेस इंडियन करेंसी फॉर फॉरेन करेंसी। आपको जैसे फॉरेन वॉरेन घूमने जाना है, तो बैंक में आप क्या कर सकते हो, अपनी इंडियन करेंसी देके फॉरेन करेंसी ले सकते हो। जैसे आप कल को यूएस यूएस गए, तो वहां पर अपना इंडियन रूपी थोड़ी ना चलेगा, तो यहाँ पे बैंक में आप अपना क्या करो, रुपए जमा करा दो, और जितना रुपए जमा कराओगे आप, उस हिसाब से बैंक क्या करेगा, आपको उतने डॉलर्स दे देगा। क्लियर है मेरी बात आपको? ये तीनों पॉइंट समझ आए कि नहीं है, पहले तो ये बता दो। ये तीनों पॉइंट समझ आए कि नहीं, फटाफट बोलो। गुड। तो प्राइमरी फंक्शन दो हैं,
डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना। सेकेंडरी फंक्शन 3 ध्यान रखना, इट एक्ट एज कस्टोडियन, इट एक्ट एज एजेंट, इट एक्ट एज एक्सचेंज पर्सन। ये हमारे लिए एक्सचेंज करता है, मनी चेंज करके देता है। ये अदर सेकेंडरी फंक्शन को आप अदर फंक्शंस भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब जैसे ये 2 फंक्शन हो गए, तो तीसरी जो चीज हमको बैंक के बारे में पढ़नी है वो पढ़नी है बैंक की तरफ से ई बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको देखकर करना। एजेंट का मतलब होता है बेटा हमारे बिहाफ में काम करने वाला। आप जैसे इंश्योरेंस लिए हो तो आप खुद पहले एलआईसी में जाके पैसा देते थे, अब ऑनलाइन बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर करवा सकते हो। तो बैंक मिडिलमैन हो गया ना, एजेंट हो गया, हमारे लिए इंश्योरेंस का पैसा पे करता है। आजकल घर बैठे आप बिजली बिल पे कर देते हो, पहले कितनी लंबी लाइन लगी रहती थी। तो ये सारे काम हमारे लिए बैंक कर रहा है, इसलिए बैंक हमारा एजेंट है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ये आप ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद ई बैंकिंग सर्विसेज पे आते हैं। ई बैंकिंग का मतलब बेटा इंटरनेट बैंकिंग होता है। बैंक की तरफ से इंटरनेट बैंकिंग सर्विस आपको कैसी कैसे दी जाती है, आप मुझे बताना। आपने इनके नाम सुने कि नहीं सुने? आपने इनका नाम सुना है कि नहीं, बस आप मेरे को ये बताना। पहला मैंने शब्द लिखा एनईएफटी, दूसरा मैंने लिखा आरटीजीएस, ठीक है। तीसरा भी मैं लिखता हूं डेबिट कार्ड, चौथा मैं लिखता हूं क्रेडिट कार्ड। अब आप में से आप लोग ने किसका किसका नाम इसमें सुना है ये बताओ। क्या आप लोग ने एनईएफटी सुना है? चलो मैं आपको बताते जाता हूं, आप समझना। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 18 ईयर के अंडर में जो खुलता है बेटा वो बेनिफिशियरी अकाउंट खुलता है। वो रहता है आपके पेरेंट के नेम पे ही है, आपका नाम बेनिफिशियल के तौर पे दिखाया जाता है बेटा, ठीक है। किसी दिन डिटेल में इसका समझाऊंगा कंसेप्ट। अभी आपको मैं एनईएफटी समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है? इसका मतलब होता है अ फैसिलिटी फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। फंड्स का मतलब क्या? पैसा, या लिख देते मनी, कैन बी मेड फ्रॉम वन अकाउंट टू मल्टीपल अकाउंट, ठीक है। आपको मैं समझा भी देता हूं कैसा है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ठीक। जैसे हम बात करते हैं एनईएफटी की, तो एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहां पर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरे का मतलब एक सिंगल अकाउंट भी हो सकता है या मल्टीपल अकाउंट भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मेरा एक बैंक अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है एसबीआई में, अब मुझे पैसे जो है वो भेजने हैं, मान लो किसको? अमन को। मुझे पैसे भेजने हैं, अमन का अकाउंट में भी किसी और बैंक में आईडीबीआई। अब मैं उसको कैश नहीं देने जान पा रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? ऑनलाइन ही उसे अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा भिजवा दूंगा। इसके लिए मुझे अमन का अकाउंट नंबर उससे लेना पड़ेगा, और मैं एक फैसिलिटी का यूज करूंगा जिसको एनईएफटी बोलते हैं। इसमें मुझे अमन का अकाउंट नंबर डालना होगा और कितना पैसा भिजवाना है अमाउंट डालना होगा। जैसे मैं डालूंगा विद इन सेकेंड्स मेरे अकाउंट से अमन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कंपनी चलाता हूं, ठीक है। मेरी कंपनी का जो अकाउंट है वह एसबीआई में, साथ ही साथ मेरे यहाँ 1000 वर्कर काम करते हैं। हर महीने 10
तारीख को इनको सैलरी मिल जानी चाहिए, तो मैं एक एक को बुला के थोड़ी सैलरी दूंगा। मैं क्या करता हूं, अपने अकाउंट से इन सबके अकाउंट को कनेक्ट कर देता हूं, और जब 10 तारीख आती है ऑनलाइन बैंक क्या करता है, इन सब के अकाउंट में पैसा भिजवा देता है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है। तो ऑनलाइन ट्रांसफर करने की फैसिलिटी को हम एनईएफटी बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी। ठीक है बेटा, मेनली तो अकाउंट नंबर ही रखता है। आजकल बहुत सारे बैंक आईएफएससी कोड और बहुत सारी चीजें एमआईआर सीआर ये सब भी मांगते हैं, मेनली अकाउंट नंबर से हो जाता है। तो एनईएफटी को सिंपलेस्ट वे में समझोगे तो जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑनलाइन पैसा भिजवाया जाता है तो उस फैसिलिटी को हमारे देश में एनईएफटी बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल मतलब पूरे देश भर में, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन, फंड ट्रांसफर मतलब मनी ट्रांसफर होता है। तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो, एक अकाउंट से हजारों अकाउंट में पैसा भेज सकते हो। कंपनियां एनईएफटी का यूज करती हैं, अपने अकाउंट को एक बैंक में रखती है और बाकी सारे अकाउंट से लिंक कर देती हैं। डेट आती है तो ऑनलाइन सबके अकाउंट में पैसा आ जाता है। आप बताओ आपको कितना समझ आया, हैंड रेस करके, आप हैंड रेस करके बताओ आपको कितना समझ आया ये। ऑनलाइन नहीं करता तो उसके लिए फिर यूपीआई है, या चेक से पेमेंट कर सकता है, गूगल पे। ऐसे तो चॉइसेस बहुत सारी है जिससे बेटा हम पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये एनईएफटी हो गया। अब दूसरा जो मैं इसके बाद आपको बता रहा हूं एनईएफटी के बाद, वो होता है बेटा आरटीजीएस। ध्यान से सुनना, ठीक। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फंड्स माने क्या, मनी, फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट। सेम एनईएफटी वाली डेफिनेशन है, वेयर द अमाउंट इज मोर देन 2 लाख। एनईएफटी का क्या मतलब था, जब आप एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली पैसा भिजवाते हो तो एनईएफटी है। और जब इसी फैसिलिटी में अमाउंट 2 लाख रुपए के ऊपर का हो जाता है, 2 लाख रुपीस के ऊपर का हो जाता है, तो एक अकाउंट से पैसा भिजवाने के लिए दूसरे अकाउंट में जिस फैसिलिटी का यूज किया जाता है उसको आरटीजीएस बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब आप बताओ एनईएफटी और आरटीजीएस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, एनईएफटी और आरटीजीएस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, आप मेरे को बताओ, बोलो। एनईएफटी और आरटीजीएस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? सिंपल सा एक ही डिफरेंस है, दोनों में ही एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पैसा जा रहा है। बस अगर अमाउंट 2 लाख रुपए का ऊपर का है तो आरटीजीएस का इस्तेमाल होगा, और अमाउंट 2 लाख रुपए के नीचे का है तो आप एनईएफटी यूज करोगे। आप बता दो आपको आरटीजीएस और एनईएफटी समझ आ गया कि नहीं, फटाफट हैंड रेस करके। और डाउट हो तो भी बताना कि सर डाउट है हमको। आई होप आपको एक क्लियर हो गया है। तो आपको आरटीजीएस क्लियर हो गया, आपको एनईएफटी क्लियर हो गया। अब इसके बाद बेटा इसमें जो तीसरा आता है वो आता है डेबिट कार्ड का कंसेप्ट। कितने लोगों को डेबिट कार्ड का मतलब पता है? कितने लोग को डेबिट कार्ड का मतलब पता है? पता है आपको डेबिट कार्ड का मतलब? चलो आपको मतलब समझाया जाए डेबिट कार्ड का, ध्यान से सुनो। डेबिट कार्ड रिफर्स टू
a card with electromagnetic strip. सर ये क्या लिख दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रिप का मतलब पता है क्या होता है? कार्ड पीछे पलटोगे ना तो इतनी बड़ी काली पट्टी लगी रहती है, देखना उसमें कार्ड के पीछे काली पट्टी लगी रहती है ब्लैक कलर की, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, वो नहीं हटनी चाहिए। अगर वो छिद गई या हट गई तो फिर कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप। refers to a card with electromagnetic strip from which money can be withdrawn up to available balance in bank account. आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होता है, जिस कार्ड का इस्तेमाल करके आप विड्रॉ कर सकते हो, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं डेबिट कार्ड। सीवीवी नंबर यहाँ छोटा सा लिखा होता है बेटा, सीवीवी नंबर छोटा सा लिखा होता है। और नीले कलर का अगर एसबीआई का कार्ड वगैरह देखना, पीछे पीली कलर की सॉरी कार्ड जो है नीले कलर का होगा, पीछे ब्लैक स्ट्रिप लगी रहती है, पट्टी रहती है, देखना है, ठीक है। और सीवीवी नंबर तो नीचे ही आपको दिख जाएगा। अलग अलग बैंकों का हाँ 3 डिजिट का सीवीवी रहता है, अलग अलग बैंकों की अलग अलग विड्रॉल लिमिट है यार, है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रिप वर्ड को भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। ये जो पीछे काली पट्टी है, यही आपका डेबिट कार्ड को फंक्शन करने में मदद करती है। आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके उतना ही बैलेंस विड्रॉ कर सकते हो जितना आपके बैंक अकाउंट में है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मेरे एसबीआई का अभी अकाउंट बैलेंस 78,000 रुपीज है और मेरे पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है। तो मैं अपने अकाउंट से मैक्सिमम कितना रुपए निकाल सकता हूं? अभी 78,000 रुपीज निकाल सकता हूं। तो आप बताओ, आपको डेबिट कार्ड का मतलब समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? एक ऐसा कार्ड जिसमें स्ट्रिप लगी हुई है और जिससे आपके बैंक में जितना बैलेंस है आप सिर्फ उतना ही निकाल सकते हो, उसे हम कहते हैं क्या? डेबिट कार्ड। आप बताइए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर किसी और बैंक अकाउंट में मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं होती क्या? आईएफएससी कोड बेटा बैंकिंग कोड है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर मनी ट्रांसफर कर रहे हैं और जो यूपीआई नहीं है, मतलब गूगल पे नहीं है, तो उसमें आईएफएससी कोड बैंक मांगता है, अदरवाइज नहीं। अकाउंट से बिल्कुल पूरा पैसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, पर उसमें जैसे आप जीरो कुछ दिन तक रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े शहरों में 500-500 रुपए की पेनल्टी लग जाती है, छोटे शहरों में कोई दिक्कत नहीं है। वन टाइम में एक बार में आप निकालने जाओगे तो मैक्सिमम आपका 10,000 रुपए निकलता है, एक बार में 10,000 निकलता है और दिन भर में 50,000 रुपए आप निकाल सकते हो। अभी की जो लिमिट चल रही है, दिन भर में 50,000 निकाल सकते हो एक बार में। जैसे डालोगे और नंबर फीड करोगे तो 10,000 विड्रॉ कर सकते हो एक बार में। मिनिमम अकाउंट बैलेंस वाले रखती है रिक्वायरमेंट बैंक, वरना पेनल्टी लगती है। एक टाइम में एटीएम से 10,000 रुपए निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं। इन केस आपके कार्ड, क्या लिखे सर, इन केस आपके कार्ड में आप नेट बैंकिंग यूजर नहीं करते हैं, बट कोई आपके नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे भेजेगा तो आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अकाउंट में ही पैसा जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है। एटीएम मशीन को बोलते हैं, डेबिट कार्ड वो कार्ड है जो उस मशीन में यूज होता है, ठीक है। नेट बैंकिंग से डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है आपके, कोई इशू नहीं। आप नहीं यूज करते हो, सामने वाला यूज करता है, वो नेट बैंकिंग से भेजेगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। तो एटीएम वो मशीन है जिसमें डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है। तो आपको डेबिट कार्ड का मतलब आई होप समझ आ गया होगा, दिक्कत नहीं आई होगी। अब उसके बाद बारी आती है क्रेडिट कार्ड की। अच्छा, गुड। डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड नहीं बोलते बेटा, क्रेडिट कार्ड भी यूज हो जाता है, तेरे एटीएम में जाएगा तो 500 रुपए चार्ज लगता है, लेकिन उसका। क्रेडिट कार्ड क्या है समझ लो। क्रेडिट कार्ड रिफर्स टू अ कार्ड which can be used
फॉर पेमेंट अप टू एन अप्रूव्ड लिमिट विदाउट, विदाउट वर्ड गलत होगा, यहां पे हम ऐसा लिखते हैं, इवन विदाउट हैविंग बैलेंस इन बैंक अकाउंट। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। डेबिट कार्ड क्या है, जब भी आप अकाउंट खुलवाओगे आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, ठीक है। जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। क्रेडिट कार्ड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, इसको बैंक अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जब आपको बैंक इशू करता है तो आपकी हैसियत देखकर या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखकर बैंक आपको एक लिमिट बोल देता है, दे देता है। जैसे ये लिमिट 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, जैसी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है उतनी। अब जो लिमिट आपको दी गई है उस लिमिट तक आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। जैसे मेरी लिमिट 1 लाख तक है, तो 1 लाख तक मैं किसी भी तरह के पेमेंट में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करूंगा। ये बैंक की तरफ से दिया गया एक लोन है जो मुझे विथ इंटरेस्ट बैंक को चुकाना होता है, विथ इंटरेस्ट बैंक को पे करना होता है, ठीक है। तो सपोज करो मेरे को अभी शॉपिंग करनी है 50,000 रुपए की, शॉपिंग करनी है, ठीक है। अब मेरे बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए है, तो डेबिट कार्ड से तो स्वाभाविक सी बात है मैं नहीं कर सकता, तो मुझे देखना होगा मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। तो अगर मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट मान लो 1 लाख रुपए है, तो मैं फिर डेबिट कार्ड का नहीं यूज करूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके 50,000 की शॉपिंग कर दूंगा। बाद में जितना भी मैंने क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया बैंक बोलेगा हमने आपको लोन दे दिया है, हमने आपको लोन दे दिया है, अब आप हमें ये विथ इंटरेस्ट पे करो। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन है जिसपे आपके अकाउंट में कुछ ना रहे तो भी पेमेंट कर दो आप, जितनी आपकी लिमिट है, फिर बैंक को विथ इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट स्कोर का मतलब बस 2 मिनट में आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है। आप पहले ये बता दो आपको क्रेडिट कार्ड क्या है, समझ आया कि नहीं आया? आपको क्रेडिट कार्ड क्या है समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। बाकी लोग को ये सबको समझ आना चाहिए बेटा। अब 2-3 चीजें आप समझ लो, 2-3 चीजें आप समझ लो ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। क्रेडिट कार्ड लोन है, आपको एक लिमिट दे दी गई है, खर्चा करो, ये बैंक को रीपे करना है। डेबिट कार्ड ये सेविंग है आपकी, अपनी आप सेविंग को बैंक से क्या करते हो, विथड्रॉ करते हो। पहला फर्क ये है, ठीक। सबको जो इशू होता है डेबिट कार्ड इशू होता है जब भी बैंक अकाउंट खुलवाओगे। क्रेडिट कार्ड हमको मांगना पड़ता है, अप्लाई करते हैं तो मिलता है वरना नहीं मिलता। अब जैसे प्रांजल ने मुझसे पूछा सर क्रेडिट स्कोर क्या होता है, तो क्रेडिट स्कोर बेसिकली आपकी रेटिंग होती है। आप जैसे बहुत सारे लोन लेते हो तो अगर आप टाइम पे लोन पे करते हो तो आपकी रेटिंग अच्छी होती है, गुड रेटिंग होती है, आपको ये 1000 की स्केल में पॉइंट मिलते हैं। और आप अगर टाइमली लोन पे नहीं करते, अनटाइम हो या लेट पे करते हो, तो आपकी रेटिंग पुअर हो जाती है, पर 1000 में आपका रेट कम होता है। तो आगे कल को लोन मांगने आप जाओगे ना तो ये रेटिंग देख के ही आपको लोन देंगे। सपोज करो मेरी रेटिंग 1000 आउट ऑफ 1000 है तो मेरे को जल्दी लोन मिलेगा, और मेरी रेटिंग अगर 300 आउट ऑफ 1000 है तो मेरे को लोन नहीं देगा बैंक वाला, क्योंकि मैं फर्जी माना जाऊंगा। क्रेडिट कार्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, 800 रेटिंग रीजनेबल ही होती है। स्मार्ट कार्ड अभी सिखाया नहीं है, वो भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी बताया नहीं, धीरे धीरे चलते हैं बेटा, सब बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट कार्ड में। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया आई होप आपको समझ आ गया होगा
एनईएफटी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी। आरटीजीएस सेम फैसिलिटी है, बस अमाउंट यहां पर कितने लाख के ऊपर हो जाता है, 2 लाख रुपए के ऊपर हो जाता है। डेबिट कार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड है, जिससे आप उतना मनी विड्रॉ कर सकते हो जितना आपके बैंक में अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहां पर बैंक आपको एक लिमिट दे दिया है, उस लिमिट तक आप खर्चा करो, फिर विथ इंटरेस्ट बैंक को आप रीपे कर दो। अब ये 4 मेन होते हैं जो आपको पढ़ना होता है बेटा। इसके बाद जो आता है वो आता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड का मतलब, ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग रुक जा रहे हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं कर पाए तो क्या होगा, हमारा भाई आके बैंक वाले केस फेस कर देते, फ्रॉड का, धोखाधड़ी का केस डाल देते हैं हमारे ऊपर अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पे वे नहीं होता तो। स्मार्ट कार्ड क्या है, लास्ट सुन लो, आपने अभी सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता कभी। अ कार्ड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप which contains all your detail। स्मार्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें चिप लगी रहती है, जिसमें आपके बेसिक डिटेल होते हैं। इसका इस्तेमाल बता रहा हूं कहां कहां होता है। आप ड्राइविंग करोगे तो आपको लाइसेंस इशू होगा, आपको जब लाइसेंस इशू होगा तो जो आपका परमानेंट लाइसेंस बनेगा उसमें छोटी सी सिल्वर कलर की चिप बनी रहती है, उस चिप में आपके सारे डिटेल्स प्रेजेंट है बेटा। आप टेलीफोन करते हो तो सिम आपको लगता है, सिम का पीछे का हिस्सा देखना, छोटा सा गोल्डन कलर का रहता है, सर्किट बने रहते हैं, वो स्मार्ट कार्ड है, उसमें आपके सारे डिटेल होते हैं। बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे रमन सिंह सरकार यहाँ पे स्कीम चलाती थी कि अप टू 5 लाख तक का इलाज जो है वो फ्री होगा सबका, तो सबको स्मार्ट कार्ड बेचे जाते थे। तो कार्ड था, उसमें इतनी बड़ी चिप लगी रहती थी जिसमें आपका और आपकी फैमिली का डिटेल होता था। तो स्मार्ट कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जिसमें आपके सारे डिटेल होते हैं। ठीक है, आजकल डेबिट कार्ड में भी आने लग गया बेटा, आजकल डेबिट कार्ड में भी चिप लगने लग गई, पहले नहीं लगती थी। अब जो भी डेबिट कार्ड आ रहे हैं उसमें चिप रहती है। ठीक है, अब आपको आई होप ये स्मार्ट कार्ड भी समझ आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अभी मैंने आपको आज की क्लास में क्या पढ़ाया है एक बार आप रिवाइज कर दो। आपको मैंने प्राइमरी फंक्शन बता दिए, आपको मैंने सेकेंडरी फंक्शंस बता दिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ, इसको बोल सकते हैं बिल्कुल, इजी कार्ड में भी रहता है बिल्कुल। सेकेंडरी फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिया, आई होप समझ आ गया होगा। ई बैंकिंग सर्विस आपको मैंने बताई, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। इतना समझ आ गया कि नहीं, हैंड रेस करो। इतना समझ आ गया कि नहीं, हैंड रेस करो। क्लियर है आपको पूरा का पूरा? वेरी गुड। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। आगे सुन लो मेरी बात, कल हम लोग एटीएम के बारे में पढ़ेंगे। एटीएम क्या होता है कल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सर्विस पे आ जाएंगे। कल हम लोग इंश्योरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद कल से हमारा इंश्योरेंस शुरू हो रहा है। इंश्योरेंस आपका 2-3 दिन चलेगा अभी, तो सब लोग अटेंड करो और एकदम अच्छे से पढ़ना बेटा। ठीक है, चलो आज इतना करना है हम लोग को, मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, जय श्री राम बेटा, बाय बाय।